बड़ी बेटी सुल्तान की जानिब देखते हुए धीमे लहजे में बोली थी, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं आपके सामने अपने बाप के हवाले से कुछ नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि वो शख्स इस लायक नहीं कि मैं उसके हवाले से आपसे गुफ्तगू करूं। हम इनको इतनी अहमियत नहीं देते और ना ही इनसे कोई रास्ता ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। आखिर इन पांचों बेटियों को अपने बाप से इतनी नफ़रत क्यों हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान अपना ख्वाब सुनाना शुरू कर चुके थे। वो पांचों लड़कियां सुल्तान को सवालिया निगाहों से देख रही थीं। उन्होंने बोलना शुरू किया कि कल रात जब हम इशा की नमाज अदा करके नींद लेने के लिए लेटे तो चंद पल में ही हम गहरी नींद में चले गए थे। शायद सारा दिन थकन की वजह से हमें सोने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी, मगर तहज्जुद से थोड़ी देर पहले हमने एक बहुत अजीब ख्वाब देखा और उस ख्वाब में हमें आप पांचों नज़र आई हैं और आपका मरहूम बाप भी। और मैंने आपके हवाले से ख्वाब अच्छा नहीं देखा। जबकि छोटी बेटी ने सर झुका लिया था, जबकि चारों बेटियां सुल्तान को ही देख रही थीं। सुल्तान बड़ी बेटी की जानिब देखते हुए बोले, हमने आपके घर के गिर्द एक दहकती हुई आग देखी है और उस आग में आप पांचों बेटियां मौजूद हैं। आपकी छोटी बहन खिड़की के ज़रिए घर से निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर उससे पहले ही आपके बाप ने आपके घर की खिड़की को बंद कर दिया था। लेकिन अचानक ही आपका बाप आपके घर की खिड़की को बंद कर रहा था और अचानक ही आपका बाप उस आग की लपेट में आ गया और आप पांचों बाहिफाजत दाखिली दरवाजे से बाहर आ गईं। ये क्या मामला है? आपका बाप क्या करता था? आप कौन हैं? क्यों आप अपने बाप से नफ़रत का इजहार कर रही हैं? क्यों राशन लेने से मना कर रही हैं? हालांकि आप पांचों के चेहरे से मालूम हो रहा है कि आप पांचों ने खाना तनावुल नहीं किया है। भूख से आप पांचों की हालत ख़राब है। इनके लहजे में शफ़क़त थी। वो कोई ज़ालिम बादशाह नहीं थे जो दिखाई हुई चीज़ पर ही यकीन करके अगले पर जुल्म ढाना शुरू कर दें। वो एक रहमदिल बादशाह थे। इनके दिल में हर एक इंसान के लिए रहम था। वो कभी भी देखी हुई चीज़ों पर यकीन नहीं रखते थे। इनका कहना था कि आंखों देखा भी झूठ होता है, इसलिए आज वो इन पांचों बेटियों के घर में बैठे हुए थे। अगर वो चाहते तो कभी ना आते, बल्कि नफ़रत का इजहार करते। अपनी रियाया को भी इनकी मदद करने से मना कर देते, क्योंकि जो औलाद अपने माँ बाप की वफ़ादार नहीं, भला वो किसी की क्या वफ़ादार होगी। लेकिन सुल्तान ऐसे इंसान नहीं थे। वो अगले इंसान का चेहरा देखकर ही पहचान जाते थे कि वो किस अजियत का शिकार है, और सुल्तान इन पांचों लड़कियों के चेहरे पर मौजूद अजियत देखकर ही जान चुके थे कि वो कितनी अजियत भरी ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो कुछ कहते इससे पहले ही बड़ी बेटी सुल्तान की जानिब देखते हुए धीमे लहजे में बोली थी, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं आपके सामने अपने बाप के हवाले से कुछ नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि वो शख्स इस लायक नहीं कि मैं इस हवाले से आपसे गुफ्तगू करूं। हम इनको इतनी अहमियत नहीं देते और ना ही इनसे कोई ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। हाँ, इन्होंने हमें पैदा किया है, हमारे बाप हैं, मगर ऐसे बाप का हमें कोई फ़ायदा नहीं जिसने सारी ज़िंदगी सवाए अजियत के और कुछ नहीं दिया। सुल्तान हैरान होकर उस लड़की की जानिब देख रहे थे जिसके लहजे में जहर था। वो लड़की सुल्तान की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपको अभी कुछ नहीं बताऊंगी। आप कब्रिस्तान जाएं, इनकी कब्र देखें, इनका हाल देखें, इसके बाद आपको तमाम चीज़ें अपने आप ही समझ आ जाएंगे। जबकि सुल्तान हैरान रह गए थे। वो इतने दावे से बोल रही थी कि एक पल के लिए सुल्तान को गुमान हुआ था कि वो लड़कियां इंसान नहीं बल्कि कोई दूसरी मखलूक हैं। वो कुछ कहते इससे पहले ही छोटी बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी थी। वो भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त न करते हुए अपनी बड़ी बहन की गोद में सर रखकर आंखें मूंद चुकी थी। सुल्तान ने बड़ी बेटी की जानिब देखा और संजीदगी से बोले, हम वो राशन आपके बाप के तोफ़ैल से आपको नहीं देना चाहते, बल्कि हम एक बादशाह होने की हैसियत से अपनी रियाया के घर में राशन पहुंचाना चाहते हैं। आप खाना बनाएं, अपनी बहन को खिलाएं, वो भूख से मर जाएगी। इससे बेहतर है कि इसके पेट में अनाज डालें। बड़ी बेटी फ़ौरन बोली थी, ऐसा राशन कबूल है, लेकिन अगर आप इस राशन को हमारे बाप के मर जाने की वजह से दे रहे हैं तो सुल्तान मुअज़्ज़म भूख से मर जाएंगे, यही हमारे लिए बेहतर है। सुल्तान ये सुनकर अपनी जगह से खड़े हो गए थे और खामोशी से बाहर आ गए थे।
انہوں نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کے ذریعے کافی مقدار میں راشن ان لڑکیوں کے گھر بھیجا تھا اور اپنے حجرے میں آ گئے تھے۔ آج وہ مسجد میں بھی نہیں گئے تھے، ان کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ قبرستان جانا چاہتے تھے، اس آدمی کی قبر پر جا کر دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر وہاں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا انصاف کیا ہے۔ اس کی بیٹی جو کہہ رہی تھی کہ وہ سچ ہے یا پھر جھوٹ، مگر سلطان وہاں نہیں جا سکے تھے۔ انہیں سب کچھ آسان نہیں لگ رہا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے اپنا رخ مصر کی ان گلیوں میں کیا تھا جہاں پر ایک ایسی شخصیت موجود تھی جس کے چہرے پر سوائے نور کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک انسانی فرشتہ تھے جو لوگوں کے لیے رہنمائی کا سبب تھے، جو اپنے اخلاق، اپنے انداز سے لوگوں میں دین پھیلا رہے تھے، ان کو اللہ کی طرف سے راغب ہونے کی دعوت دے رہے تھے۔ وہ جیسے ہی اپنے حجرے سے نکل کر ان گلیوں کا رخ کرنے لگے تو ان کے پیچھے ہی ان کا وزیر بھی چل پڑا، جبکہ سلطان اسے حیران نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، ارے وزیر محترم، آپ کہاں سے آ گئے؟ آپ حجرے میں تو نہیں تھے؟ جبکہ وہ فوراً بولے، ہم باہر بیٹھے آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، مگر آج آپ نے واپس آنے میں کافی وقت لگا دیا تھا۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ آپ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ مجھے معلوم ہے آپ کہاں جا رہے ہیں اور مجھے بھی بہت خواہش ہے ان سے ملاقات کرنے کی۔ انہیں دیکھ کر مجھے راحت اور سکون ملتا ہے۔ ان کے ہاتھوں کو چوم کر دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں کو دیکھ کر میں ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ جاتا ہوں جہاں سوائے سکون کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے لہجے میں موجود ان کے لیے جو عزت تھی سلطان جان چکے تھے۔ وہ اگر وزیر کو منع بھی کر دیں گے تو وہ پھر بھی جائے گا، اسی لیے انہوں نے ساتھ چلنے کی انہیں اجازت دے دی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے کل سے اب تک کے تمام واقعات گردش کر رہے تھے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اس چیز کا ذکر وہ لازمی معزز بزرگ سے کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا انہیں اس قبر پر جا کر اس چیز کا پتہ کرنا چاہیے یا پھر نہیں۔ یہ معاملہ کچھ اور ہے، مگر جو بھی تھا سلطان سوچ چکے تھے اس معاملے کی آخری تہہ تک وہ ضرور جائیں گے۔ سلطان کا دھیان راستے پر ہی تھا کہ اچانک ہی بے ساختہ وزیر نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں دوسری جانب کیا تھا اور ایک سیدھا دیوار میں جا کر بے وقت ہوا تھا۔ سلطان پر یکدم حملہ کیا گیا تھا، وہ دونوں یکدم چوکنا ہوئے تھے۔ سلطان اور وزیر دونوں نے اپنی اپنی تلواریں سنبھال لی تھیں، مگر دور دور تک بھی ان کا کوئی دشمن نظر نہیں آ رہا تھا۔ وزیر پریشان لہجے میں بولا، سلطان معظم، ہمیں حجرے میں واپس چل جانا چاہیے، مجھے حالات خراب محسوس ہو رہے ہیں۔ لیکن سلطان نے منع کر دیا تھا۔ آج کی تاریخ میں وہ معزز بزرگ سے ہر حال میں ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ معاملات حد سے زیادہ خراب ہو رہے تھے اور ان سے ملاقات بے حد ضروری تھی۔ سلطان اور وزیر چوکنا ہو کر چلتے جا رہے تھے۔ یقیناً مصر میں موجود ان کے دشمنوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ سلطان مصر آئے ہوئے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ چند پل کی مسافت کے بعد سلطان حجرے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ باہر ایک 17-18 سال کا لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سلطان کو دیکھ کر فوراً کھڑا ہو چکا تھا اور ادب سے سلام کرتے ہوئے بولا، کیسے آنا ہوا سلطان معظم؟ سب خیریت ہے؟ اس کے انداز سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ معزز بزرگ کا ہی کوئی شاگرد ہے۔ سلطان اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، جاؤ بیٹا اندر بتاؤ، ہم آئے ہیں اور بزرگ صاحب سے ملاقات کی خواہش مند ہیں۔ وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، بزرگ صاحب آپ سے ملاقات کے لیے کبھی منع نہیں فرماتے، آپ اندر آ جائیں، وہ آپ سے ملاقات کر لیں گے۔ جبکہ سلطان فوراً ہی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے، ہرگز نہیں، وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں اور ہم بنا اجازت کے اندر جانا ان کی توہین سمجھتے ہیں۔ بے شک ہم بادشاہ ہیں، لیکن وہ ہم سے بہت افضل ہیں۔ آپ جائیں اور اطلاع کریں کہ ہم آئے ہیں۔ اگر وہ ہمیں ملنے کی اجازت دیتے ہیں تو ہمیں آ کر بتائیں۔ وہ نوجوان سر جھکا کر اندر چلا گیا تھا اور چند پل کے بعد وہ خوشی سے دوڑتا ہوا آیا تھا اور سلطان کو دیکھتے ہوئے بولا، ہم نے کہا تھا سلطان معظم، بزرگ صاحب آپ سے ملاقات کے لیے کبھی منع نہیں کرتے، وہ آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں، آپ اندر جا سکتے ہیں۔ سلطان نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور وزیر کے ہمراہ اندر داخل ہو گئے تھے۔ ان کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق معزز بزرگ سامنے ہی کھڑے ان کے ہی انتظار میں تھے۔ سلطان کو اندر داخل ہوتا دیکھ انہوں نے ان کا استقبال کیا تھا۔
इन्हें अपने सीने से लगाया था, जबकि सुल्तान ने अदब से उनका हाथ चूमकर अपनी आंखों से लगाकर इन्हें मान बख्शा था, जबकि बिल्कुल उसी अंदाज में वज़ीर साहब ने भी इनका हाथ अदब से चूमकर आंखों से लगाया था और इनके सीने से लग गए थे। जबकि मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग इनकी पीठ थपथपाते हुए बोले, वज़ीर मोहतरम, आप ठीक हैं? कैसी तबीयत है आपकी? इनका हशाश बशाश लहजा सुल्तान और वज़ीर दोनों को ही पुरजोश कर चुका था। सुल्तान अपनी खैरियत बताते हुए इनके साथ अंदर चले गए थे और अंदर मौजूद इनके हुजरे में बैठ चुके थे। वज़ीर भी इनके बराबर में ही बैठा हुआ था। हाल अहवाल के बाद सुल्तान कुछ कहते, इससे पहले ही बुज़ुर्ग साहब ने अपनी आंखें बंद की थीं और मुस्कुराते हुए लहजे में बोले थे, सुल्तान मुअज़्ज़म, हमें हैरानी है, मामला इतना साफ़ है फिर भी आप उलझन का शिकार हैं, ऐसा क्यों है? जबकि सुल्तान जानते थे ऐसा ही होगा, वो बताते भी नहीं थे और इन्हें इनकी परेशानी मालूम हो जाती थी। सुल्तान नासमझ लहजे में बोले, बुज़ुर्ग साहब, हम किस तरह समझें? कुछ समझ नहीं आ रहा। इन लड़कियों का कहना है कि मैं कब्रिस्तान जाऊं तो मुझे तमाम हालात समझ आ जाएंगे। मैं आपसे इजाज़त मांगना चाहता हूं, क्या मैं कब्रिस्तान इस सोच के साथ चला जाऊं या फिर नहीं? कुछ देर मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग खामोश रहे थे और एक तवील खामोशी के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली थीं। इनकी आंखों में नरमी थी, चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। वो सुल्तान की जानिब देखते हुए बोले, आपको वहाँ जाना चाहिए। वो लड़कियाँ झूठ नहीं बोल रही हैं। उम्मीद है कि अल्लाह आपके साथ रहेगा और आप जो काम यहाँ सर अंजाम देने आए हैं, इसमें भी कामयाबी अता होगी। जबकि सुल्तान की सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक ये मामला उनके काम से जुड़ रहा था। उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। जबकि मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग वज़ीर साहब से इनका हाल अहवाल दरियाफ़त कर रहे थे। सुल्तान ज़ुहर के लिए गए, वहाँ से मगरिब के बाद लौटे थे। इनके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। वो खुशी खुशी वापस आए थे। इनका इरादा हुजरे में जाने का था, मगर आधे रास्ते में ही इनका दिमाग तब्दील हो गया था और उन्होंने अपना रुख वज़ीर के हमरा कब्रिस्तान की जानिब कर लिया था। वज़ीर हैरान हुआ और सुल्तान की जानिब देखते हुए बोला, सुल्तान मुअज़्ज़म, इस वक्त कब्रिस्तान जाना ख़तरे से खाली नहीं होगा। वैसे भी आपके दुश्मनों को इस बात का इल्म हो चुका है कि आप मिस्र आए हुए हैं, सो हम दिन की रोशनी में कब्रिस्तान चल लेंगे, इसमें बेहतरी है। जबकि सुल्तान सरनफ़ी में हिलाते हुए बोले, वज़ीर मोहतरम, हमारे काम को सर अंजाम देने का वक़्त आ चुका है। हम महज एक बार कब्रिस्तान जाना चाहते हैं, इस बात की तस्दीक करना चाहते हैं कि वो लड़कियां क्या कहना चाहती थी और फिर हम दोबारा उनसे मुलाकात करेंगे और तमाम मामले की छानबीन करेंगे। वज़ीर इनकी जानिब देखते हुए कुछ कहता, मगर सुल्तान हाथ खड़ा करके इन्हें खामोशी करवा चुके थे। वो इशा की नमाज के बाद कब्रिस्तान की जानिब चल पड़े थे। चारों जानिब सन्नाटा का आलम था। किसी जी रूह का कब्रिस्तान की जानिब से गुज़र नहीं था। दूर दराज से कुत्ते भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं, जो माहौल को मज़ीद हैबतनाक बना रही थीं। सुल्तान वज़ीर के हमराह कब्रिस्तान में दाखिल हुए थे और कदरे कोने में बनी उस कब्र की जानिब बढ़ते हुए इन्हें अपने कदम मन मन के भारी महसूस हो रहे थे। दिल में अजीब अजीब वसवसे आ रहे थे। लबों पर दरूद शरीफ जारी था और वो जैसे ही करीब पहुँचे तो उनका दिल किसी बेलुगाम घोड़े की मानिब धड़कने लगा था। हथेली में तरी उतरने लगी थी, माथे पर पसीना चमक रहा था। सामने ही वो कब्र फट चुकी थी और इसमें मौजूद शख्स बाहर निकल कर पड़ा हुआ था। उसका कफन एक तरफ था, जबकि उसके जिस्म के चीथड़े हो गए थे। उसके जिस्म में इतने सुराख थे कि सुल्तान का दिल बेकाबू हो गया था। उन्होंने वज़ीर के हमरा अपने कदम पीछे कर लिए थे। ये उसके लिए अजाब था जो सुल्तान चाहकर भी रोक नहीं सकते थे। वो फ़ौरन कब्रिस्तान से बाहर आए थे और उन लड़कियों के घर की जानिब चल पड़े थे। ये वक़्त मुनासिब नहीं था, मगर उन्होंने अब देर करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा था। वो जितनी देर करते इतना ही मामला गंभीर होता जा रहा था। सुल्तान उस घर के दरवाजे पर पहुँचे तो अंदर से खिड़कियाँ और दरवाजे बंद थे, जबकि बहनों की आवाज़ें आ रही थीं। सुल्तान ने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा खोल दिया गया था और उस बार दरवाज़ा खोलने वाली बड़ी बहन थी। वो सुल्तान को देखते हुए नरम लहजे में बोली, मुझे मालूम था आपके अलावा इस पैर हमारे दरवाजे पर कोई नहीं आ सकता।
जबकि सुल्तान हैरानगी भरे असरात से बोले, ऐसा क्यों? वो इन्हें रास्ता देते हुए बोली थी, हमें बस उस बात का अपने बाप पर फ़ख्र है कि उसने जाते ही हमें एक हिफाजती मकाम मुयस्सर कर दिया है। इसके लिए हम हमेशा इनके शुक्रगुजार हैं कि वो बैठक में जा चुके थे। धीरे धीरे करके पांचों बहनें वहाँ आ गई थीं और सामने कतार में बैठ गई थीं। वज़ीर मोहतरम निगाहें नीचे किए बैठे थे। वो पांचों लड़कियाँ जवान और खूबसूरत थीं। सुल्तान भी निगाहें नीचे करके बैठे थे। बेशक वो बादशाह थे, एक अजीम बादशाह, मगर नीयत कब तब्दील हो जाए किसी को इस चीज़ का भरोसा नहीं होता। सुल्तान बड़ी बहन को मुखातिब करते हुए बोले, हम अभी कब्रिस्तान से होके आ रहे हैं और जो मंज़र हमने देखा है हम इसकी तशरीह चाहते हैं। और फिर उस लड़की ने जो बातें सुल्तान को बताईं वो सुनकर इनके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो लड़की सुल्तान की जानिब देखते हुए तहम्मुल भरे लहजे में बोली, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं जानती हूँ आपके लिए ये बात बहुत नागवार है कि हमने अपने बाप का चेहरा देखा और ना ही इनके तोफ़ैल से आया हुआ राशन लिया, बल्कि हम कल से इनकी मैयत के बाद खुश हैं। इसकी वजह महज एक है कि वो इंसान नुमा दरिंदे थे जिसका यही हाल होना था। मुझे हैरानगी इस बात पर है कि इन्हें इतनी आसानी से मौत कैसे नस्ब हो गई, मगर मुझे यकीन था कि इनके साथ अल्लाह ताला ऐसा ही सलूक करेंगे। जिस शख्स को दुनिया में ढील दी जाती है उनके लिए आखिरत बहुत मुश्किल है। वो लड़की काफ़ी दीनदार मालूम हो रही थी। वो सुल्तान की जानिब देखते हुए मज़ीद बोली, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरा बाप यहूदियों का जासूस था और इनके साथ मिलकर घनौने काम अंजाम देता था। वो दूसरे ममालिक से लड़कियों को अगवा करता था, इन्हें आगे भारी कीमत में बेच देता था। फिर वो यहूदी इन गरीब बेसहारा लड़कियों का गलत इस्तेमाल करते थे, इन्हें ज़दकोब करते थे, इनकी ज़िंदगियां बर्बाद करते थे, इन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे और जब इनका दिल भर जाता था तो इनके हाथ पांव काट कर फेंक देते थे। इनका कहना था कि हम ऐसा करके खुशी महसूस करते हैं। ये मुसलमान बेटियां जो अपने आप को ढांप कर रखती हैं, हम इन्हें बरहना करके बाज़ारों में घुमाएंगे तो हमें सकून मैसर होगा। सुल्तान मुअज़्ज़म, एक रोज़ बाप यही करके घर वापस आए थे। इनके लिबास से एक गंदी बदबू आ रही थी और वो बदबू शराब की थी। सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरी छोटी बहन वो सूंघते ही पहचान गई थी और मुझे इत्ला की थी, और जब मैंने अपने बाप से इस हवाल से पूछा तो वो मुझे बुरे अलकाबात से नवाजने लगे थे, क्योंकि उस वक़्त वो नशे में थे। हमारी अम्मा का इंतकाल भी इन्हीं वजूहात की वजह से हुआ था। हमने कभी अपनी माँ को खुशहाल ज़िंदगी गुजारते नहीं देखा था। मैं अपनी छोटी बहनों के साथ एक कमरे में छुप गई थी। अगली सुबह मैं बेदार हुई तो अब्बा बरामदे में बैठे हुए थे। उन्होंने कभी भी गाली नहीं दी थी और ना ही बुरे अलकाबात से नवाजा था, इसीलिए शायद वो शर्मिंदा थे। इनका नशा उतरते ही मैं इनके पास आ गई थी और इनसे सवाल जवाब करने लगी थी, मगर वो बिना जवाब दिए ही घर से चले गए थे। और सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे यही अंदाज़ा हो गया था कि मेरा बाप किसी गलत फेल में मुलव्वस हो चुका है। मैं खामोशी से अपनी एक और बहन के साथ इनका पीछा करने लगी थी और वो मिस्र की गलियों से गुज़रते हुए एक खंडरनुमा घर में दाखिल हुए थे। और जब मैं और मेरी बहन उस खंडरनुमा घर में दाखिल हुई तो सामने का मंज़र देख हम दोनों बहनें के दिल दहल उठे थे। वहाँ कई लड़कियाँ बेआबरू होकर पड़ी हुई थीं। किसी के जिस्म पर लिबास था तो किसी के जिस्म पर नहीं, किसी का हाथ कटा हुआ था तो किसी का पाँव। हर एक मदद की अपील कर रही थी, उनसे रहम की भीख मांग रही थीं, मगर वो दरिंदे बने अपनी हवस मिटा रहे थे। मेरे अब्बा ने हम दोनों बहनों के सामने एक लड़की की इज़्ज़त को तार तार किया था और इन्हें वहीं पीटने लगे थे। लड़कियां इनसे डर के दूर हो रही थीं, मगर वो जानवर बने अपनी हवस मिटा रहे थे। मैं और मेरी बहन फ़ौरन वहाँ से घर वापस आ गए थे, मगर सुल्तान मुअज़्ज़म, उस दिन से ही हम पांचों बहनों ने तहिया कर लिया था कि हम अपने बाप को अब कभी भी कबूल नहीं करेंगे। और फिर जब इन्हें इस बात का इल्म हुआ कि हमें इनके तमाम काले करतूत मालूम हो गए हैं तो वो खुलेआम ये काम करने लगे थे। हमने उनसे तमाम वास्ते ताल्लुक़ ख़त्म कर लिए थे, इन्हें घर में आने भी नहीं देते थे। कभी वो ज़बरदस्ती दाखिल हो जाते थे तो कभी हम दरवाज़े ही नहीं खोलते थे। इसी में ज़िंदगी गुज़र रही थी और इसी दौरान आपके सिपाही आए थे और हमें इत्तला दी थी कि हमारा बाप मर गया है
اور یہ خبر ہمیں بہت سکون بخش چکی تھی۔ ہم بہنیں بہت خوش ہوئی تھیں، جبکہ سلطان یہ تمام رودات سن کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور اس لڑکی کے ہمراہ اس کھنڈر نما گھر کی جانب گامزن ہو گئے تھے جہاں ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہوتا تھا۔ اور مصر کی ان خراب گلیوں سے گزرتے ہوئے سلطان کو ایک ابکائی آئی تھی۔ شراب کی گندی بدبو ان کی ناک کے نتنوں سے ٹکراتی ہے۔ ان کی حالت خراب ہو رہی تھی، مگر اپنی قوم کے لیے وہ کسی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ چند پل کا فاصلہ انہوں نے کچھ دیر میں ہی طے کر لیا تھا، اور جب وہ اس کھنڈر نما گھر میں داخل ہوئے تو اس لڑکی کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق کئی اوباش مرد وہاں بیٹھے ہوئے شراب نوشی کر رہے تھے اور جوا کھیل رہے تھے، اور وہیں نیچے کئی لڑکیاں اپنی عزت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں، ان سے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھیں، مگر وہ درندے ان کو اپنے قدموں تلے روند رہے تھے۔ سلطان نے اسی پل اپنی تلوار نکالی تھی اور وہاں موجود ہر اس نوجوان کا سر قلم کر دیا تھا جو اس کھیل میں ملوث تھا، اور وہاں موجود اس سربراہ کو بھی گرفتار کر لیا تھا، کیونکہ سلطان اس کے ذریعے ہی ان تمام جگہوں کا بھی پتہ کرنے والے تھے جہاں پر مزید یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ ان سب کو آبیدی نیند سلانے کے بعد لڑکیوں کو کپڑے پہنائے گئے تھے، انہیں حفاظتی مقام پر پہنچایا گیا تھا، اور سلطان نے اس سربراہ کے ذریعے ان تمام جگہوں کی اطلاع حاصل کر لی تھی جہاں پر ان لڑکیوں کو بیچا جاتا تھا۔ مختلف ممالک جا کر سلطان نے ان تمام عورتوں کی حفاظت کی تھی، ان سب کو ان درندوں سے بچایا تھا اور تمام جگہوں کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ ان تک ان کے جاسوس نے اس چیز کی اطلاع پہنچائی تھی کہ مصر میں گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے، مگر کیا وہ اس بات کا پتہ نہیں کر پائے تھے۔ مگر سلطان جانتے تھے کہ اگر وہ مصر جائیں گے تو وہ تمام مسائل حل کر کے لوٹیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ مصر میں جا کر انہوں نے تمام لوگوں کے مسئلے بھی حل کیے تھے اور اس برے کھیل کا بھی اختتام کر کے لوٹے تھے۔ اور مصر سے روانہ ہونے سے پہلے ایک آخری ملاقات انہوں نے معزز بزرگ سے بھی کی تھی اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا کہ اگر وہ انہیں نہ سمجھاتے کہ وہ کبھی بھی قبرستان نہیں جاتے، کیونکہ سلطان کا کہنا تھا کہ مردے کا حال اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ کبھی ایسے مسائل بھی آ جاتے تھے کہ قبر کشائی کی نوبت آ جاتی تھی، مگر سلطان اپنی سمجھ بوجھ سے ان تمام مسائل کو حل کر دیا کرتے تھے، کبھی بھی قبر کشائی کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اسی لیے وہ اس بار بھی قبرستان جانے سے گھبرا رہے تھے، مگر معزز بزرگ کے کہنے پر وہ چلے گئے تھے، اور وہاں جاتے ہی تمام معاملات بزرگ کے کہنے پر اپنے آپ ہی حل ہوتے چلے گئے تھے۔ مصر میں فتح کا جھنڈا لہرانے کے بعد وہ اپنے شہر آ چکے تھے اور وہاں تخت پر بیٹھے اب تمام لوگ اپنے مسائل اپنی سمجھ بوجھ سے حل کر رہے تھے۔